नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय नागरिकता। इसकी जड़ें कहाँ हैं? हमारे संविधान में। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि किसी देश का नागरिक होने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ उस देश में रहना है? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। नागरिक होने का मतलब है कि देश आपको कुछ खास अधिकार देता है, जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड, जो किसी विदेशी को नहीं मिलते। पता है, नागरिकता पर सबसे पहले अगर किसी ने विस्तार से बात की तो वो थे यूनानी दार्शनिक अरस्तु। उनके लिए नागरिकता सिर्फ अधिकार लेना नहीं, बल्कि देश के कामों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना था। और अरस्तु का यही विचार कि एक नागरिक सिर्फ एक निवासी नहीं, बल्कि एक एक्टिव पार्टनर है, आज के हमारे लोकतंत्र की नींव है। ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब चलिए सीधे भारत के इतिहास में चलते हैं। साल था 1947। देश आजाद हुआ, लेकिन साथ में हुआ बंटवारा। उस उथल-पुथल के बीच सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल ये था कि आखिर भारत का नागरिक कौन होगा। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने इस मुश्किल को कैसे सुलझाया? उन्होंने बहुत ही साफ और पक्के नियम बनाए, जिन्हें हम आज संविधान के अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स के रूप में जानते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो तारीखें हैं जिन्होंने लाखों लोगों की किस्मत तय की कि कौन भारतीय नागरिक बनेगा और कौन नहीं। ये तारीखें लोगों की जिंदगी के वो मोड़ थीं। अनुच्छेद 5 पहला और सबसे बड़ा नियम था। इसने सीधी सी बात कही, संविधान लागू होने के समय जो भी भारत के अंदर था उसे नागरिकता दे दी गई। शायद हमारे और आपके दादा दादी को नागरिकता इसी आधार पर मिली थी। और ये स्लाइड देखिए, ये बंटवारे के समय की उलझन को कितनी खूबसूरती से समझाती है। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए जो पहले पाकिस्तान गए लेकिन फिर एक परमिट लेकर भारत लौट आए। कितनी बारीकी से हर स्थिति को सोचा गया था। हमारे संविधान ने उन लोगों को भी नहीं भुलाया जो उस वक्त विदेश में थे। अनुच्छेद 8 ने ये पक्का किया कि अगर कोई विदेश यात्रा पर है या वहां नौकरी कर रहा है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म नहीं होगी। तो ठीक है, बंटवारे की जो फौरी जरूरत थी वो तो इन अनुच्छेदों ने पूरी कर दी, लेकिन अब भविष्य के लिए एक स्थायी ढांचा बनाना था। तो चलिए देखते हैं कि नागरिकता के पक्के नियम कैसे बनाए गए। यहां आता है अनुच्छेद 9, जो भारत के एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को सामने लाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब सीधा सा है, हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और इसी से जुड़ा है ये नियम, अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। एकदम साफ और सीधा। तो अनुच्छेद 10 एक तरह की गारंटी है। ये कहता है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो कोई देश विरोधी काम ना करे। इसे कोई भी अपनी मनमर्जी से छीन नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। देखिए, संविधान बनाने वालों की सोच कितनी दूर की थी। उन्होंने सिर्फ उस वक्त की समस्याओं को नहीं सुलझाया, बल्कि भविष्य के लिए भी एक पूरा सिस्टम तैयार किया। और वो सिस्टम है अनुच्छेद 11। ये आर्टिकल संसद को यानी पार्लियामेंट को ये ताकत देता है कि वो नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बना सके, और इसी ताकत का इस्तेमाल करके संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम 1955। ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया है और समय के साथ नागरिकता के कानून में क्या-क्या बदलाव आए हैं। ये टेबल देखिए, बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि जन्म से नागरिकता का नियम कैसे बदला है। 1947 तक भारत में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक बन जाता था। फिर नियम बदला कि कम से कम एक माता पिता भारतीय होना चाहिए, और 2004 के बाद नियम और भी सख्त हो गया। ये दिखाता है कि देश की जरूरतों के हिसाब से कानून कैसे बदलता है। तो कुल मिला के हम क्या समझे? यही कि हमारे संविधान ने एक मजबूत नींव तो दी, लेकिन साथ ही साथ हालात के हिसाब से बदलने की पूरी गुंजाइश भी रखी। ये एक ठहरा हुआ नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। नागरिकता, सिटीजनशिप, ये शब्द सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं है, है ना? ये तो हमारी पहचान का, हमारे होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर सवाल ये है कि ये मिलती कैसे है? आखिर कौन है भारत का नागरिक और ये तय कैसे होता है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को, जो इन सारे सवालों का जवाब देता है। आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि एक नागरिक होने का आइडिया क्या है।
फिर उन 5 रास्तों के बारे में जानेंगे जिनसे भारतीय नागरिकता मिलती है। हम ये भी देखेंगे कि इस कानून की नींव क्या है, इसमें क्या बदलाव हुए। हाँ, एनआरआई और ओसीआई का जो कन्फ्यूजन है उससे भी दूर करेंगे। और आखिर में इस पर बात करेंगे कि नागरिकता का असल मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। इससे पहले कि हम कानून की बारीकियों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि भाई एक नागरिक होने का मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। ये सवाल बहुत ही सीधा सा लगता है, लेकिन यही हमारी पूरी बातचीत की नींव है। क्या नागरिक होने का मतलब सिर्फ एक पासपोर्ट या कोई सरकारी दस्तावेज है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है। देखिए, सोच में कितना बड़ा फर्क है। पुराने जमाने में अरस्तु जैसे विचारक कहते थे कि नागरिक वो है जो देश चलाने में यानी शासन और न्याय में एक्टिवली हिस्सा लेता है। वहीं आज की मॉडर्न लीगल परिभाषा कहती है कि नागरिक वो है जिससे एक देश में कानूनी अधिकार और कुछ खास सुविधाएं मिली हुई हैं। और हमारा भारतीय कानून जो है वो इसी मॉडर्न आइडिया पर बना है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे जरूरी सवाल कि ठीक है, भारत का नागरिक बना कैसे जा सकता है। तो सुनिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 हमें इसके लिए 5 अलग अलग रास्ते बताता है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। जी हां, 1 या 2 नहीं, पूरे 5 तरीके हैं। और ये पांचों रास्ते अलग अलग हालात और सिचुएशंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिनसे कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। तो ये हैं वो 5 रास्ते। जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, और अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल होता है तो उसके जरिए। अब देखते हैं कि इन सबका मतलब क्या है। पहला और सबसे कॉमन तरीका है जन्म के आधार पर, जिसे जस सोली भी कहते हैं, मतलब मिट्टी का अधिकार। शुरुआत में नियम था कि जो भी भारत की जमीन पर पैदा हुआ वो भारतीय है। लेकिन 1986 में एक बड़ा बदलाव आया। तब यह जरूरी कर दिया गया कि बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से कम कोई एक भारतीय नागरिक जरूर हो। हम में से ज्यादातर लोगों को नागरिकता इसी तरीके से मिली है। दूसरा तरीका है वंश के आधार पर, यानी जिस सैंगुनिस, जिसका मतलब है खून का अधिकार। ये उन लोगों के लिए है जो पैदा तो भारत के बाहर हुए, पर जिनके माँ या बाप भारतीय नागरिक हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई 1992 में। तब कानून बदला गया और कहा गया कि नागरिकता सिर्फ पिता के वंश से ही नहीं, बल्कि माँ के वंश से भी मिल सकती है। ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बड़ा कदम था। तीसरा रास्ता है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के जरिए। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हैं तो भारतीय मूल के, पर शायद कहीं और रहते आए हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नागरिकता के लिए अप्लाई करने से पहले लगातार 7 साल तक भारत में रहा हो तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य हो जाता है। अब आता है चौथा रास्ता, जिसे देशीकरण या नेचुरलाइजेशन कहते हैं। ये शायद सबसे मुश्किल तरीका है। ये उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारत को अपनाना चाहते हैं। इसके लिए कई शर्तें हैं, जैसे भारत में 12 साल रहना, संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी एक भारतीय भाषा को जानना, विज्ञान या कला में माहिर होना, और भारत के प्रति एक पॉजिटिव सोच रखना। मदर टेरेसा को इसी तरीके से नागरिकता दी गई थी। और 5वां और आखिरी तरीका है अर्जित भूमि के जरिए। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में भारत किसी नए इलाके को अपने देश में शामिल कर लेता है तो उस इलाके में रहने वाले लोगों को अपने आप भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1975 में सिक्किम का भारत में विलय, जिसके बाद वहां के सभी निवासी भारत के नागरिक बन गए। ठीक है, तो हमने नागरिकता पाने के रास्ते तो जान लिए, पर यह कानून आया कहां से? इसको बनाने या बदलने की पावर किसके पास है? चलिए अब जरा इस कानून की जड़ों में चलते हैं और इसके संवैधानिक आधार को समझते हैं। इस पूरे कानून को ताकत मिलती है हमारे संविधान से। संविधान का आर्टिकल 10 एक तरह से एक गारंटी देता है। वो कहता है कि जो भी व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक था, वो नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद कोई नया कानून न बना दे। और फिर आता है आर्टिकल 11। ये वो चाबी है जो नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने या उसे बदलने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को देती है। ये जो 1955 का कानून है और इसमें जो भी बदलाव हुए हैं वो सब इसी आर्टिकल 11 की शक्ति से हुए हैं। और एक बात साफ है, ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वक्त और जरूरत के हिसाब से इसमें कई बार बदलाव हुए हैं। जैसे 1986 में जन्म वाले नियम को सख्त किया गया तो 1992 में मां के वंश को भी बराबरी का हक दिया गया। 2005 में ओसीआई स्कीम आई और हाल ही में 2019 में भी संशोधन हुए। ये दिखाता है कि कानून हमेशा विकसित होता रहता है। चलिए अब एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं।
दो शब्द हैं, एनआरआई और ओसीआई। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। एक बात गांठ बांध लीजिए, एनआरआई पूरी तरह से भारतीय नागरिक होते हैं। उनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। ये बस वो लोग हैं जो काम या पढ़ाई के सिलसिले में 6 महीने से ज्यादा वक्त के लिए भारत से बाहर रह रहे हैं। ये कोई अलग नागरिकता नहीं, सिर्फ एक स्टेटस है। अब आते हैं ओसीआई पर, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भारतीय नागरिक नहीं होते। ये उन लोगों को दिया गया एक कार्ड है जो थे तो भारतीय मूल के, पर अब किसी और देश के नागरिक बन चुके हैं। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था। और एक मजेदार फैक्ट, इसी समिति ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की भी सिफारिश की थी, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये टेबल देखिए, यहां सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। एनआरआई, क्योंकि वो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें वोट देने का और संवैधानिक पद संभालने का पूरा हक है। लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर, जो कि विदेशी नागरिक हैं, उन्हें ये राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। हाँ, भारत में पढ़ाई करने या बैंक में खाता खोलने जैसी कुछ सुविधाएं दोनों को मिलती हैं। तो हमने कानून के 5 रास्ते, उसकी संवैधानिक नींव और एनआरआई ओसीआई का फर्क सब समझ लिया। पर क्या नागरिकता बस इन्हीं नियमों, कार्ड्स और कानूनों का नाम है, या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। कानून हमें सिर्फ एक ढांचा देता है, पर नागरिकता का असली एहसास तो अपनी पहचान से, अपने समुदाय से जुड़ाव से और अपने देश के सुख दुख में हिस्सेदारी से आता है। नमस्ते, आज बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी सीएए। सीएए, एनआरसी, एनपीआर, ये 3 नाम हम सबने बहुत सुने, है ना? पर आखिर ये हैं क्या? और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में था, क्या ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले सीएए, फिर एनआरसी और एनपीआर को जानेंगे। इसके बाद इनके बीच के कनेक्शन की जो बात होती है उस पर गौर करेंगे, और आखिर में इससे जुड़े जो तर्क और चिंताएं हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीएए से। आखिर ये है क्या? तो सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये है क्या? देखिए, ये हमारे 1955 के नागरिकता कानून में किया गया एक बड़ा बदलाव है। इसका सीधा सा मकसद है कि 3 पड़ोसी देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो कुछ खास धार्मिक अल्पसंख्यक आए हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता थोड़ी जल्दी दी जा सके। लेकिन हाँ, इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली कि वो धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आए हों, और दूसरी कि वो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके हों। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये कानून किन लोगों के लिए है? इसमें 6 धर्मों के लोगों को शामिल किया गया है: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। पर जो सबसे बड़ी बहस छिड़ी वो इस बात पर थी कि इसमें कौन शामिल नहीं है। इस लिस्ट में इन 3 देशों से आने वाले मुसलमानों का जिक्र नहीं है, और ना ही दूसरे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों का। सीएए ने एक और बहुत बड़ा बदलाव किया, वो है नागरिकता के लिए भारत में रहने की समय सीमा में। पहले क्या था, आपको नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना पड़ता था। लेकिन इस कानून के तहत जो लोग इसके दायरे में आते हैं, उनके लिए ये शर्त अब सिर्फ 5 साल कर दी गई। मतलब नागरिकता मिलने की प्रक्रिया काफी तेज हो गई। चलिए, सीएए को समझ लिया, अब आते हैं दूसरे बड़े नाम पर, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका मकसद एक ही सवाल का जवाब ढूंढना है: भारत का नागरिक है कौन? तो ये एनआरसी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, देश के सभी असली नागरिकों का एक रजिस्टर है। इसका सीधा सा काम है अवैध प्रवासियों की पहचान करना और जो वैध नागरिक हैं उनकी एक पक्की लिस्ट बनाना। वैसे इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि अब तक का अकेला उदाहरण असम में ही देखने को मिला है। असम में एनआरसी की कहानी काफी पुरानी और पेचीदा है। इसकी जड़ें 1971 तक जाती हैं, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग असम आए। तो एक कट ऑफ डेट तय हुई, 24 मार्च 1971। फिर सालों बाद 1985 में असम अकॉर्ड में भी इसी तारीख पर मोहर लगी। और फिर आखिरकार 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि असम में एनआरसी को अपडेट किया जाए। ये पूरी प्रक्रिया अगस्त 2019 में जाकर खत्म हुई, जब फाइनल लिस्ट आई। और नतीजा क्या निकला इस पूरी कवायद का? असम में
करीब करीब 19 लाख लोग फाइनल एनआरसी लिस्ट से बाहर हो गए। अब सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 19 लाख लोगों की कहानी है जिनके ऊपर रातों रात अपनी नागरिकता साबित करने का बोझ आ गया। उनके लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से लेकर कोर्ट तक एक लंबी कानूनी लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, तो CAA और NRC हो गया। अब आते हैं तीसरे नाम पर, NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब देखिए, इसका सवाल NRC से अलग है। NRC पूछता है नागरिक कौन है, जबकि NPR पूछता है यहां रहता कौन है। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, NPR एक तरह से पूरे देश का अटेंडेंस रजिस्टर है। इसमें हर उस इंसान का नाम है जो देश में रह रहा है, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। सरकार की परिभाषा के हिसाब से जो भी किसी जगह पर 6 महीने से रह रहा है या आगे 6 महीने रहने वाला है, वो सामान्य निवासी है। वहीं दूसरी तरफ NRC सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों की लिस्ट है। तो एक है रहने वालों की लिस्ट और दूसरी है नागरिकों की लिस्ट। तो अब हम आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी बहस की जड़ है। आखिर क्यों ये कहा जा रहा था कि CAA, NRC और NPR ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं? चलिए इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका तर्क एक क्रोनोलॉजी पर आधारित है। वो कहते हैं कि ये एक के बाद एक होने वाले स्टेप्स हैं। स्टेप 1, NPR के जरिए देश में रहने वाले हर व्यक्ति का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। स्टेप 2, फिर इसी NPR डेटा को बेस बनाकर एक देशव्यापी NRC तैयार होगी। स्टेप 3, अब जो लोग इस NRC लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, उन्हें अपने कागजात दिखाकर नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। और स्टेप 4, जो सबसे ज्यादा विवादित है, जो गैर मुस्लिम अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, उन्हें CAA एक तरह का सेफ्टी नेट देगा, जबकि मुसलमानों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब ये जो कनेक्शन की बात है, इसका आधार क्या है? दरअसल 2003 के सिटीजनशिप रूल्स में साफ साफ लिखा है कि NPR NRIC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स या NRC बनाने की तरफ पहला कदम है। तो ये एक कानूनी नियम है जो इस पूरी बहस को एक ठोस आधार देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां है, सरकार का ऑफिशियल स्टैंड इससे बिल्कुल अलग है। सरकार ने जो FAQs जारी किए, उसमें जब पूछा गया कि क्या NRC और NPR में कोई लिंक है, तो जवाब था नहीं। तो आप देख रहे हैं, यहीं पर असली टकराव है। एक तरफ हैं 2003 के नियम और दूसरी तरफ है सरकार का आश्वासन। चलिए अब इस कानूनी और राजनीतिक बहस से थोड़ा हटकर ये समझते हैं कि जमीन पर आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता था और उनकी चिंताएं क्या थी। सबसे बड़ी चिंता थी बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत देने का बोझ। मतलब अगर देश भर में NRC होता तो ये साबित करना कि आप भारत के नागरिक हैं, ये सरकार की नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी होती। अब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास पीढ़ियों पुराने दस्तावेज जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या जमीन के कागजात नहीं है। हमने असम में देखा है कि कैसे नामों में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक या तारीख में जरा सा फर्क होने पर लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और ये चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा एक आंकड़े से लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में करीब 40% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं। सिर्फ ये एक आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि डॉक्यूमेंट्स पर आधारित कोई भी ऐसी प्रक्रिया कितनी बड़ी आबादी को मुश्किल में डाल सकती थी। और फिर आता है एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल। आलोचकों का तर्क है कि CAA को जब NRC के साथ जोड़कर देखा जाता है तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। अभी आर्टिकल 14 क्या है? ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। तो तर्क ये दिया गया कि जब आप नागरिकता देने के लिए धर्म को एक आधार बनाते हैं तो आप इस बराबरी के सिद्धांत को तोड़ रहे हैं। तो हमने CAA, NRC और NPR को समझा और इनके बीच के उस विवादित कनेक्शन को भी देखा जिस पर इतनी बहस हुई। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज के इस दौर में जब डिजिटल पहचान है, लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, ऐसे में नागरिकता साबित करने का मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इसे साबित करने का बोझ आखिर होना किस पर चाहिए? ये वो सवाल है जिनके जवाब ही तय करेंगे कि आने वाले वक्त में हमारा समाज और हमारी नीतियां कैसी होंगी।